आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। इस वक्त हमारे एसडीएम न्यूज़ चैनल की टीम एमआईएम के बेबाक प्रवक्ता आरिफ हुसैन इस कार्यालय पे मौजूद है। चलिए, आज की जो राजनीति चल रही है, टिकटॉक को लेकर बात हो रही है, बहुत उथल पुथल का बाजार है और ख़ास करके एमआईएम एक राजनीतिक तौर पर एक निशाने पर है। ये तमाम बातों पे हम बातचीत करेंगे। सर, हमारे चैनल में स्वागत है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि आज टिकटॉक को लेकर बहुत से आपके पार्टी पे आरोप लग रहे हैं कि बी टीम के आरोप लग रहे हैं। यहाँ तक कि हमने सुना है कि भाई असद साहब फंड लेकर, खुले अल्फाज में कहे तो पैसे लेकर टिकट देने का काम कर रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखो, विरोधियों को और कुछ काम रहा नहीं। एमआईएम की बढ़ती हुई मकबूलियत, एमआईएम की ये ताकत है जो ऐसे गलत घटिया इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इससे पहले भी 2014 में इलेक्शन हुए जी, उसके बाद 2019 में इलेक्शन हुए, खासदार साहब के इलेक्शन हुए, उसी के साथ साथ कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए, और हम बिहार गए, हम उत्तर प्रदेश गए, हम दिल्ली गए, हम गुजरात गए, पार्टी के काम से गए। कहीं भी किसी उम्मीदवार ने कभी भी नहीं कहा कि मजलिस इत्तेहादुल में ऐसा कोई काम होता है कि फ़ंड लेके कुछ दिया जाता है। तो ये इल्ज़ाम लगाने वाले, देखो, जिनका मकसद पूरा नहीं होता वो इल्ज़ाम लगाएंगे जी। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं, और हम खुद बोल रहे हो कि 26 कारपोरेटर चुन गए, आप पूछ सकते हैं उनसे जी। कभी भी ऐसी पार्टी के अंदर कोई बात नहीं हुई, और पार्टी ईमानदारी से लोगों के इश्यूज़ को उठाती है और ईमानदारी से लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करती है। तो अब कुछ नहीं मिलेगा तो कोई बी टीम बोलेगा, कोई सी टीम बोलेगा, कोई आरोप लगाएगा, कोई प्रति आरोप लगाएगा, लेकिन इन बातों में कुछ भी सच्चाई नहीं है। अगर मेरा मकसद पूरा नहीं होता तो मैं आपको कुछ भी बोल सकता। ये उसी किस्म की बात है। सर, सवाल ये है कि मैं नाम देना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन एक एमआईएम के बड़े नेता कह सकते हैं, सीनियर नेता कह सकते हैं, और उनकी नाराज़गी को लेकर आज ऐसे अफवाह का बाजार गर्म है कि अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है या कुछ होता तो एमआईएम महाराष्ट्र में एक भी सीट चुन के आना मुश्किल है। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ साहब मैं। देखिए, बड़े नेता हमारे पास में असद अवीसी साहब, बैरिस्टर असद अवीसी साहब जी, उन्होंने कहा क्या? नहीं, आप समझ रहे होंगे। बस फिर उन सबसे बड़े वो है हमारे पास। और महाराष्ट्र में हमारे पास इम्तियाज़ जलील साहब। हमने टिकट मांगा, 25 लोगों ने टिकट मांगा। महाराष्ट्र के अंदर से कम 100 के ऊपर लोगों ने फॉर्म लेके गए जी। 100 के ऊपर लोगों ने फॉर्म खरीद के लेके गए हैं जी। और वो लोग अपने नॉमिनेशन फॉर्म भरने वाले, और जीत हार के फैसले अल्लाह करता है। मजलिस जो महाराष्ट्र में टिकी हुई है जी, ये सिर्फ काम की बुनियाद पर टिकी हुई है जी। जो हम लोगों के इश्यूज़ को उठाते हैं, जो लोगों के दिलों की तर्जुमानी करते हैं जी। और अगर कोई राजनेता या कोई मफाद परस्ती में अगर हमारा मफाद पूरा नहीं होता बल्कि हम कुछ भी बात करेंगे तो कोई दम नहीं है इन बातों के अंदर। देखिए, तंजीम और तहरीक जो चलती है तो ये लोगों के इश्यूज़ को लेके चलती है। मैंने कभी ये नहीं समझना कि मैं तंजीम से बड़ा हो गया। तंजीम से बड़ा कोई नहीं हो सकता। उसके मनसब, उसके मंशूर और उसके अज़ाइम और तहरीक बड़ी होती है हमेशा। सर, आजकल ये बात भी बहुत चर्चा में है कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब जो है तो रैली लेके बड़े ज़ोर शोर के साथ हज़ारों की तादाद में बम्बई पहुँचते पहुँचते लाखों की तादाद में वो लोग तब्दील हुए। लेकिन सवाल ये साहब, रिजल्ट क्या आया? आज ये लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप बहुत इतना तामझाम हुआ पूरे देश में, यहाँ तक कि नेशनल मीडिया ने उसको नोटिस में लिया, उसके बाद भी फिर रिप्लाई नहीं आता है, तो फिर ऐसे रैली का फायदा? देखिए, जिस किस्म के कलमात महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तायद के अंदर दिए जा रहे थे जी, जो मजहबी जज्बातों को मजरूह कर रहे थे, समाजी तौर पे लोगों की दिल आज़ारी कर रहे थे, और सियासी तौर के ऊपर दहशत फैला रहे थे जी, तो महाराष्ट्र की तमाम माइनॉरिटीज़ यानी कि विशेष करके मुसलमान जी एहसास कमतरी का शिकार हो गए थे। बराबर है जी। और उस वक्त मुजरिमों को सज़ा दे के उनको जेलों में ठोसने की बात थी, तो वक्त के बैठे हुए तानाशाह उनकी तरफदारियाँ कर रहे थे मुजरिमों की जी। ऐसे हालात के अंदर औरंगाबाद की सरजमीन से अगर कोई मर्द मुजाहिद उठा तो उस तनहा का नाम है सैयद इम्तियाज़ जलील, जिसने मजहबी जज्बात को सामने रखते हुए जिसने कहा कि 10 बार ठोकर मारता हूँ मैं ओहदों को, पार्लियामेंट की सीट को भी 10 बार ठोकर मारता हूँ, असेंबली की सीट को भी 10 बार ठोकर मारता हूँ जी, और सीधा गवर्नमेंट से टक्कर ली। महाराष्ट्र के अंदर बातें करने वाले तो बहुत हैं, ज़ाती मफाद के ऊपर उठ के अपने मफाद के लिए ऊंची ऊंची आवाज़ों के अंदर इल्ज़ाम लगाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मर्द मुजाहिद और कौम और मिलत के लिए जोखम लेने वाला, जुर्रतमंदाना कदम उठाने वाला पूरे महाराष्ट्र में एक भी नहीं है सिवाय इम्तियाज़ जलील की। इम्तियाज़ जलील ने वो दिलराना इक़दाम किया है। बताओ मेरे को
ये हज़ारों की तादाद में जो गाड़ियों का काफिला लेके गए जी और लाखों लोग सड़क पर उतर गए, क्यों उतरे? कि सबके दिलों को ठेस पहुंची थी, सबकी दिल आज़ारी हुई थी, और उनके दिलों की तर्जुमानी अगर महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया में अगर भारतवर्ष में किसी ने किया तो वाहिद व्यक्तित्व का नाम है और उस शख्सियत का नाम है इम्तियाज़ जलील। आपको मैं और एक बात बता देता हूँ जी कि इम्तियाज़ जलील साहब ने जो इनकलाबी ख़दम उठाया, जो जमहूरी तर्ज अमल के ऊपर अमन और शांति के साथ में जो एहतजाज किया, उसका नतीजा ये निकला कि पूरी महाराष्ट्र की माइनॉरिटीज़, यानी कि बोले कि हिंदुस्तान की पूरी माइनॉरिटीज़ ऐसा से कमतरी से बाहर निकली। उनको वो क़ुव्वत और ताकत दी कि जमहूरी तर्ज अमल के अंदर भी बहुत बड़ी ताकत है। और अब रिजल्ट की बात कर रहे हैं, अब आचार संहिता लगने वाली है जी गवर्नमेंट बदलने वाली है जी रिजल्ट निकलना ही निकलना है इसका। और वैसे भी जब मुंबई गए थे, जी बॉम्बे में जब गए थे इम्तियाज़ जलील साहब के साथ में, जब गवर्नमेंट का वफद दे आके जब डेलीगेशन लिया तो वहाँ 1 महीने का वक्त मांगा कि एक महीने के अंदर हम पूरा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जो चीज़ साधनी है उसका पूरा खंगालेंगे। हाँ उसका पूरी तहकीक़ात कर लेंगे जी और उसके बाद किसी नतीजे पे पहुँच के कार्रवाई कर देंगे। लेकिन हमारे कायदे मोहतरम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असद अवैसी साहब ने क्या कहा जी कि अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो इससे बड़ा आंदोलन मुंबई में होगा। तो हम हवा में बात नहीं कर रहे, हम मुजरिमों को कैफे किरदार पहुंचाने तक जमहूरी तर्ज अमल पर लड़ने ही वाले हैं। लेकिन 1000 बार इम्तियाज़ जलील साहब के दिलाना इक़दाम को देखो, सियासत के अंदर जी लोग अपने मफाद के लिए जी बहुत झूठी सच्ची बातें करते, लेकिन सच्चा आशिक़ रसूल वो है जो जोखम लेके, अपनी तड़प लेके, अपना दर्द लेके मैदान अमल में उतर जाए। और आज जितने लोग बातें कर रहे हैं ना, आए थे क्या? सवाल वही आता घूम फिर के, आए थे क्या? अरे खौफ के मारे घरों में छुप के बैठ के मोबाइलों पे देख रहे थे, कहाँ तक पहुँचे, अब पुलिस पकड़ती क्या, जब पुलिस पकड़ती क्या, अब क्या होता, जब क्या होता। जिसकी नीयत साफ़ थी वो मंजिल मकसूद तक पहुँच के रहे। और इम्तियाज़ जलील साहब ने उम्मत मुस्लिमा पे मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा एहसान किया है जो उनको ऐसा से कमतरी से बाहर निकाला। और बगैर किसी वजह के इतनी बड़ी माइनॉरिटीज़ को तुमने ऐसा से जुर्म में डाल दिया था। हुकूमतों की तरफ से गलत बयान बेअज़ा हो रही थी, ऐसे टाइम पे ढारस बांधने की, हिम्मत बांधने की ज़रूरत थी कौम को। ये काम अगर किसी ने किया तो सिर्फ वाहिद इम्तियाज़ जलील साहब ने किया है। लेकिन सर एक से एक उन पे ये भी आरोप लग रहे हैं कि जब इतनी बड़ी रैली को निकालना, और ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी के इशारे पे हुआ। उस पर फडणवीस साहब का एक बयान है, एक पत्रकार को उन्होंने कहा, फडणवीस साहब ने कहा है नेशनल मीडिया पे, अगर हम चाहते तो उनको मतलब औरंगाबाद में संभाजीनगर में रोक देते। देखिए इम्तियाज़ जलील साहब ने नेक नियति के साथ में काम किया है जी। और ये जो लोग कह रहे हैं कि फडणवीस साहब के इशारे पे किया है और वो साहब के इशारे पे किया है, ये बुज़दिल और ये कायर लोगों के अल्फाज हैं। और जो फडणवीस साहब ने, गृह मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया कि हम चाहे तो रोक सकते थे, क्यों तक कब रोक सकते थे? इंटेलिजेंस का रिपोर्ट अगर उनके पास रहता कि इस रैली में तशद्दुद होने वाला था तो रोकते थे। उनके पास पूरी रिपोर्टिंग थी कि पुरअमन तरीके से चलने वाला है, ये प्रोटेस्ट पूरा पीसफुल चलने वाला है। तो पीसफुल प्रोटेस्ट को कौन रोकेगा? इसीलिए किसी ने नहीं रोका। 2-3 जगह रोकने की कोशिश की, इम्तियाज़ जलील साहब ने बात करे, लफ्जी बातचीत हुई, उन्होंने बराबर एतराफ़ करे, बताए हर चीज़ को कि भाई हमारा प्रोटेस्ट करने का राइट है, हाँ गलत कुछ करते तो कार्रवाई करो। उसके बावजूद भी फिर भी झूठे मुकदमे में पूना में इसमें दाखिल करने की कोशिश की जा रही है इम्तियाज़ जलील के ऊपर। तो देखिए, आपने तो कुछ किए नहीं, तो फिर इतना बड़ा तारीखी काम अगर इम्तियाज़ जलील साहब ने किया तो इल्ज़ाम लगा दो कि तो इनके बोलने पे कर रहे तो उनके बोले, अरे भैया इनके बोलने पे करे तो मेरे बड़े भाई तूने आना था ना, तू भी तो किसी के बोलने पे तातैया करना था, कुछ तो करना था। खाली इल्ज़ाम ही लगा था, खाली इल्ज़ाम ही लगा था क्या? कुछ कौम और मिलत के लिए करता क्या? ये बुज़दिला कायरा पुलिस के डर से घरों में छुप के बैठ गए थे, और जब रैली कामयाब हो गई, पीसफुल तरीके से लाखों लोग सड़क पे आ गए, इतनी सी घटना तक नहीं हुई, तो ये बुज़दिला क्या बोलेंगे फिर? ये नहीं अल्फाज बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? इनमें हिम्मत और इतनी जसरत और इतना ज़र्फ़ तो इनमें है नहीं कि इम्तियाज़ जलील साहब का इस्तकबाल करें। तो उठाओ और 2 आरोप लगा दो। तो ये बुज़दिल कायर लोग हैं। और औरंगाबाद की और महाराष्ट्र की जनता ने ऐसे बुज़दिल और कायरों को नज़र में रखना, और अगर ये सियासी फ़ायदे और शॉर्टकट रास्ते से उठाने आए तो उनकी सियासी हस्ती मिटा के रख दें। सर अब ये औरंगाबाद की बात कर लेते हैं कि हम देख रहे हैं कि पूर्व के अंदर और मध्य के अंदर जाहिद खुरेशी साहब जो तो वंचित बहुजन अघाड़ी से उम्मीदवार डिक्लेयर हो गए हैं। उनकी तशरीह मुहिम भी शुरू हो गई है, घर घर जाके मुलाकात कर रहे हैं। और जैसे सुनने में आ रहा है, अभी तस्वीर साफ नहीं है कि खासदार साहब इम्तियाज़ जलील साहब जो सेंटर से लड़ने वाले हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है।
सवाल ये फिर साहब के आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही खतरनाक भिड़त होंगी, मुसलमान के आपस में लड़ेंगे? देखिए, आप इसके अंदर दूसरे उम्मीदवार जो जिनको टिकट मिला, दूसरे उम्मीदवार कौन सी पार्टी से खड़ रहे हैं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने काम की बुनियाद पर लड़ती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डेवलपमेंट के ऊपर लड़ती है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोगों के दिलों की तर्जुमानी करती है। और रही इम्तियाज़ जलील साहब के लड़ने की बात, तो इम्तियाज़ जलील साहब औरंगाबाद से यकीनन लड़ रहे हैं, और कुछ कहाँ से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो उनका इख्तियार है। जहाँ से चाहे लड़े, कन्नड़ से भी लड़ सकते हैं, बैजापुर से भी लड़ सकते हैं, कहीं से भी लड़ सकते हैं। और आप जैसा बता रहे कि पहले ऐसा हुआ पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी। पार्लियामेंट के इलेक्शन में आप याद करके देख लीजिए किसको कितने वोट मिले। मुस्लिम वोट, माइनॉरिटीज़ वोट बहुत अच्छी तरीके से बेदार और जागरूक है। उनको मालूम है कि उनके दिलों की तर्जमानी कौन कर रहा है, उनको मालूम है कि उनके दिलों में के धड़कते हुए सवालात कौन उठा रहा है, उनको मालूम है कि सड़क पर उतर के कौन लड़ता है, उनको मालूम है कि एहतजाज कौन करता है, उनको मालूम है कि प्रोटेस्ट कौन करता है। हम 5 साल को 5 साल के फॉर्म नहीं भरते, सिर्फ 5 साल को 5 साल के इलेक्शन के फॉर्म नहीं भरते। हम लोगों के दिलों की तर्जुमानी करते हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, उनके लिए आंदोलन करते हैं, तब मैदान अमल में उतरते। और कौन खड़े रह रहा है, किसको क्या टिकट मिला है, ये वक्त बता देंगे। तुमसे हमसे बहुत अच्छे तरीके से सियासी तौर पर इस शहर की जनता बेदार हो चुकी है, सब कुछ समझ रहा है कौन किसको किस मकसद से छोड़ रहा है, किस मकसद से टिकट दिया जा रहा है और किसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बड़ा सीधा सवाल है मेरा आपसे सर, एक सीधा सवाल है, बोलिए और बड़ा आसान सवाल है। वंचित बहुजन अघाड़ी बराबर है, आज उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट दे दिए, बहुत अच्छी बात है, उनको हक इख्तियार देने का, जो उनके उम्मीदवार पे उतरेंगे उनको टिकट देंगे। पिछले इलेक्शन में वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार हमारे भुईगढ़ साहब थे, उनको 28 से 29 हज़ार वोट मिले थे। इस इलेक्शन के अंदर दलित समाज की मैं कहूँगा कि इनकी 35,000 के लगभग वोटिंग होने वाली। बराबर है, बराबर। आप मेरे को बताइए कि अभी जो उम्मीदवार वंचित बहुजन अघाड़ी ने दी है, ये 35,000 में से दलित समाज के कितने वोट मिलने वाले? अब साहब तो वो बोले कि हमारे वंचित का उम्मीदवार है, तो शायद वो तो ये कहेंगे कि हम पूरे वोट मिलने वाले हैं। आपका हमारा अंदाजा, तुम और हम जमीन पे रहते ना, ऐसा तो पिछले इलेक्शन में नहीं हुआ, पार्लियामेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं हुआ। 1.5 लाख की अगर 60% भी पकड़ लिया जाए तो वो कम से कम 20-25 हज़ार के आसपास होते साहब। 1.5 लाख की पिछले इलेक्शन में वोटिंग हुई थी उसमें से उनके उम्मीदवार को 60,000 के लगभग वोट मिले, बिल्कुल, और अदर्स वोट मिला के 70 के लगभग गए थे वो। तो बाकी के 29,000 कहाँ, 90,000 वोट कहाँ गए थे? जहाँ वो 90,000 वोट गए थे वहीं ये वोट जाने वाले। अब के बारे में भी क्यों नहीं होगा? कहाँ हुआ पिछले टाइम? मेरे को बताइए, आपके समाज कहाँ वोट दे रहा है? आप मुस्लिम उम्मीदवार तो प्रकाश अंबेडकर साहब को वोट देते ना, उनका चेहरा देखकर। देखिए मेरी बात, उनके जो उम्मीदवार थे पार्लियामेंट में, मैं वही बता रहा हूँ आपको, 1.5 लाख की वोटिंग हुई थी दलित समाज की, अच्छा, जिसमें से 60,000 वोट मिले। तो एक सवाल मेरा है कि 90,000 वोट कहाँ गए? जहाँ 90,000 वोट गए, इसका मतलब वहीं फिर से दरिया बनाया जा रहा है कि वोट फिर से वहाँ चला जाए। यानी आप इशारों में ये कह रहे हैं कि अब की बार जो है तो वंचित बहुजन अघाड़ी के जाहिद कुरैशी साहब जो उम्मीदवार है, शायद उनको दलित समाज को वोट ना मिले, ये आप कहना चाह रहे हैं? पार्लियामेंट के इलेक्शन में कहाँ पूरे वोट मिले? अगर 1.5 लाख मिलते तो मैं भी मानता था। अगर पूरे 1.5 लाख वोट मिल जाते जितने की वोटिंग हुई तो मैं मानता था, लेकिन 60,000 के लगभग वोट मिले, अदर्स वोट मिला के 70 हुए, 90,000 वोट गायब हो गए। ये तो सीधा सवाल है ना साहब। अब मुस्लिम समाज का जो वोट गिरा तो 100% वोट पूरा इम्तियाज साहब के साथ आया। ये फ़र्क सवाल ये है साहब कि जब ऐसा आज शहर में इस बात की चर्चा है कि इस तरह से अगर जो भी लड़ाई होंगी सियासी एतबार से, तो मुस्लिम क़यादत का जो एक दबदबा है, रुआब है, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना साहब। कुछ नहीं होता, अवाम बहुत अच्छी तरीके से समझती, लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि वक्तिया तौर पे उछल कूद करने वाले को लोग खातिर में नहीं लाते, लोग दिलों की तर्जुमानी करने वाले को लाते हैं। कौन उनके इश्यूज़ को उठा रहा है, कौन बुनियादी मसलों को हल कर रहा है, कौन रास्ते बना रहा है, कौन पानी पहुंचा रहा है, कौन साफ़ सफाई करा रहा है, कौन लाइटों का काम करा रहा है, कौन हकूक़ के लिए लड़ रहा है, कौन रिजर्वेशन के लिए लड़ रहा है, कौन आपकी सेफ्टी के लिए लड़ रहा है, कौन आपकी ज़रूरतों के लिए लड़ रहा है, कौन आपके हकूक़ के लिए लड़ रहा है। सर, लेकिन आप जैसा आपने बताया कि मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल ये काफ़ी में 28-29 दिन की भर्ती आ रही है, बेचारे बैठे हैं, बहुत अच्छे अंदाज से बैठे। वहाँ पर जो है तो प्रकाश अंबेडकर साहब के साहबजादे आते हैं और एक नारे तकबीर अल्लाहू अकबर गूंज के अंदर जो है तो वालियान का इस्तकबाल भी होता है, और फिर उसमें औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का भी उसमें जिक्र आता है, मतलब उसके बाद। तो साहब ये भी तो मुसलमान उसको देखेंगे ना कि एक मर्द मुजाहिद ये कहेंगे कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पे जाते, हाज़िरी देते, तो इसके असरात नहीं पड़ेंगे? देखिए साहब, आपने जो बात की है अभी नुमाइंदा कौंसिल पर आके उनके फर्जन ने जो नारे लगाए,
तो अल्लाह की किबरियाई तो हर जगह होनी चाहिए। जी आपने किए क्या, मैंने किए क्या, जी एहसान नहीं है किसी के ऊपर। आपके कुछ सियासी मफाद होंगे इसलिए आप ले रहे हैं। रही औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से बात किया तो रहमतुल्लाह अलैह ताल्लुक़ से वो अखंड भारत के शहंशाह रहे हुए जी और वो दीन से जुड़े हुए बड़ी शख्सियत गुजरे हुए, जी तो उससे किसको एतराफ़ है और किसको इनकार है उससे। सब लोग वहाँ पे जाते हैं। आज अजमेर वाले ख्वाजा की दरगाह के ऊपर तमाम किस्म के मज़हब के मानने वाले लोग जाते हैं। जी तो देखिए ये चीज़ें जज्बात अलग है। लेकिन जैसा आप कह रहे कि यहाँ नारा तकबीर कह दिए और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे चले गए, सवाल हमारा ये नहीं है। हमारा सवाल ये है कि जी जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से गलत कलमात किया, आपने उसके बारे में क्या किए? एक भी लफ्ज़ और एक स्टेटमेंट आपका नहीं है। ये क्या मुसलमान नहीं समझते कि इन चीज़ों को? कौन सा प्रोटेस्ट आपने किए, कौन सा एहतजाज आपने किए, कौन सी गवर्नमेंट से आपने मांग नहीं करी कि उसको उठा के जेल में डालो, और कौन सी आपने मांग नहीं करी कि ऐसी बात करने वाले के खिलाफ में जो है तो सख्त से सख्त कार्रवाई करो। जी हमको तकलीफ़ हुई, हमको बुरा लगा, हमारे दिलों को ठेस पहुंची। हमने बिल्कुल 400 किलोमीटर का सफ़र तय किए जी और जो हमसे बंद हो सकता था जमहूरी तर्ज अमल से वो सब हमने किया। लेकिन ये और आप वो एहतजाज काहे का चल रहा वहाँ? एहतजाज तो उनको इंसाफ दिलाने का चढ़ा ना कि भाई इंसाफ होना चाहिए, कानून लागू होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ सियासत क्यों चल रही? फिर वोटिंग की बात क्यों हो रही वहाँ? वोटिंग मत कहाँ हुई साहब वहाँ पर? हुई वहाँ पर, आप देख लो, पूरी क्लिप उठा के देख लो। इसकी बार क्या होना चाहिए, अब की बार कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये बातें क्यों मफाद हासिल करना चाह रहे थे। तो ऐसी बयानबाजी से बचो। अगर आप किसी एहतजाज में शामिल हो रहे, सवाल ये साहब IMIM के आप भी जिम्मेदार गए, इम्तियाज साहब भी गए, तो फिर क्या आप ये राजनीति नहीं है उनकी तरफ से? नहीं, शामिल होना आपके एहतजाज के अंदर ये अलग बात है। लेकिन अगर हम वहाँ शामिल होकर कहेंगे कि भाई हम ही सबसे भारी और अब हमारा सुनो और हमारे बोलने पर वोट दे दो, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है ना। अच्छा दूसरों के तवे पे काहे को अपनी रोटियाँ सेक रहे? हाँ, इलेक्शन का माहौल करो, आप अपनी बात, अच्छी बात करेंगे लोग आपको मानेंगे, गलत बात करेंगे लोग आपको जवाब देंगे। लेकिन जो मौजू जा होता, लेकिन जैसी आप बात सवाल कर रहे थे कि यहाँ तकबीर अल्लाह अकबर लगा दिए और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह कैसे उठा लिए, तो क्या समझना हमने बुद्धू बन जाना? जी मसला तो हमारा ये है। इस मसले में तो कोई समझ आगे नहीं आ रहा, कोई समझ आके हमको सपोर्ट नहीं कर रहा। इतना बड़ा धरना आंदोलन हमने ले गए, आपका एक समर्थन का सपोर्ट नहीं है, जबकि हमने आपको दावत दी थी पूरी सियासी पार्टियों को, कोई नहीं आया साथ में। कहाँ हम किसी के ऊपर गिला शिकवा कर रहे? हमको लगा गलत हुआ, हम चले गए और इंशाल्लाह करते रहेंगे, हमको किसी कोई फिक्र नहीं। सर, एक सवाल है कि चुनाव इतने नज़दीक आ गए हैं, 2-4 दिन के बाद आचार संहिता लगने वाली है, और अभी तक IMIM पार्टी ने जो है तो खासकर औरंगाबाद के लिए पूर्व से मध्य के लिए को अपने को पत्ते नहीं खोले, को डिक्लेयर नहीं किया है। क्या है, कुछ डर है क्या, खौफ है? कोई डर और खौफ नहीं है। अभी तक इलेक्शन कमीशन का पूरा डाटा ही सामने नहीं आया, उनका प्रोग्राम ही सामने नहीं है। आप कह रहे हैं कि बारिश आने से पहले छाता खोल लो, क्यों खोलना? अब दूसरे पार्टी काम पे लग गए सब। दूसरे पार्टी को अगर नहीं समझता तो हमने समझाना क्या? अच्छा। हमारी भी कुछ सियासी रणनीति है, हमारी भी कुछ सियासी टैक्टिस है, तो हमने वो पहले खोल देना क्या? हम तो कितने सूरमा सामने आ रहे हैं, यकीनन MIM के उम्मीदवारों का उनको मुकाबला करना ही पड़ेगा। सर, अभी एक पिछले हफ्ते अखबार में पे आया था कि इम्तियाज साहब की तरफ से कि भाई हमने उन्हें एक बात पेशकश की है, लेटर दिया है, सारी बात हुई है। अब मेरे ख्याल से उन्होंने काफ़ी सीटों की मांगनी की है। लोग कह रहे हैं कि भाई इनके 4 उम्मीदवार चुन के आए हुए हैं, 4 की बात करो, 8 की बात करो, एकदम 25, 26, 27, 28 की बात कर रहे हैं। कैसे जमने वाला? आपके यहाँ कैडर्स भी नहीं है। देखिए, ये चर्चा चल रही है। देखिए, हमारा संगठन पूरे महाराष्ट्र में मजबूत है। पूरे महाराष्ट्र में जब संगठन मजबूत है और आप जब हम लेन देन की बात होती तो ना वहाँ आप मौजूद है ना मैं मौजूद है। अच्छा, बात तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब है, जी। तो अफवाह पर ध्यान ज़्यादा नहीं देना चाहिए। और दूसरी चीज़ रही बात कि इम्तियाज साहब की जो तजवीज़ है, और कल ही हमारे बैरिस्टर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असद हफीज़ साहब ने पेशकश की है कि आओ, क्यों तो हम सेकुलर वोटों का बिखराव बिल्कुल नहीं चाहते। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप कितने इसके ऊपर संजीदा है, ये पहला आपको दिखाना है। बाद में मौरूद इल्ज़ाम MIM को, इम्तियाज जलील साहब को, असद हफीज़ साहब को ठहराना बंद कर दो। अब ABC बहुत बोलते थे, अब हमने तो पेशकश कर दी। जी। ठीक है, अगर हम आसमान मांग रहे हैं, आप ज़मीन की तो बात करो, लेकिन बात तो करो। अगर वाकई में आप संजीदा है, सियासी तौर पर मुसलमानों को उनका हक देना चाहते हैं, अगर आप सियासी तौर पर वाकई में सेकुलर वोटों को एकजा करना चाहते हैं, तो फिर आपको बैर किस बात का? खौफ तो उनको कौन सा खाया जा रहा है, ये पूछिए आप उनसे। कौन सा खौफ आपको खा रहा, कौन सा डर आपको खा रहा कि आप जो है तो खुल के बात भी नहीं करना चाह रहे?
करना तो पड़ेगा। सर आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि अखबार में असद साहब का बयान आया हरियाणा के नेताज को लेकर कि वहाँ पर तो मैं नहीं था, फिर आपकी हारे कैसा। और अभी उन्होंने कांग्रेस पार्टी को खुले तौर पर ऑफर दिया है कि अभी भी सुधर जाओ, संभल जाओ, मैं आपके साथ आने को तैयार हूँ। तो उसको कैसे देखते हैं इनके बयान को, आज का बयान है? सीधी साफ उनकी मकसद और साफ हमारे सदर मोहतरम की नीयत, उनकी नज़र, उनका बयान ये दर्शाता है और ये सबूत है इस बात का कि वो सेकुलर वोटों को बिखराना नहीं चाहते। सेकुलर वोटों को एक जगह आएंगे तो ही बीजेपी हार सकती, बराबर है। इस मकसद के तहत हमारे सदर मोहतरम का ये बयान है और इससे ना कुछ ऊपर है ना इससे कुछ नीचे और ना इसके अंदर कोई नुस्ख निकालने की कोशिश करें। बड़ा सीधा सीधा और साफ साफ है। यही बयान इम्तियाज़ जलील साहब भी दे रहे हैं, यही बात इम्तियाज़ जलील साहब भी कर रहे हैं, वही बात हमारे सदर मोहतरम भी कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए बात उनकी है कि उन्होंने किस तरीके से सामने आते हैं। सर विरोधी जो है आपके एमआईएम पार्टी के वो अक्सर ये भी करते हैं कि जब चुनाव आएंगे, जलसे होंगे, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर होंगी, अल्लाह रसूल की बात होंगी, कुरान हदीस की बात होंगी, राजनीति भी है। क्यों? इसलिए बोलते हैं कि कट्टरवाद पार्टी है। क्या कहेंगे आपके विरोधी? देखिए सियासत, मज़हब से अगर सियासत निकल जाए तो फिर रह जाती है चंगेज़ी। वो किस तरह से? बात यही है ना कि अगर हमने खुदा की किबराई का नारा लगा दिया तो आप बुरा मान गए। आप रोज़ अनाप शनाप नारे लगाते, हमने कभी कोई एतराज़ नहीं करे। आप तो जानबूझ के उकसाने वाले नारे लगाते, हमने कभी बुरा नहीं माने। और हमने खुदा की किबराई का नारा लगाया तो आप कैसा बुरा मान सकते? क्यों मान सकते? कोई कट्टरता की बात नहीं थी। बताओ एक मिसाल दो आपको, कहाँ कट्टरता की बात करें हम? अब लोग कहते हैं कि नारे तकबीर, लोगों का छोड़ दो, लोगों का छोड़ दो, बयान बताइए ना। असद साहब का बताइए, इम्तियाज़ जलील साहब का बताइए, किसी आमदार का बताइए, किसी कॉरपोरेटर का बताइए कि अगर कोई गैर मज़हब के दूसरे मज़हब के लोगों को ठेस पहुंचाने वाली या कोई कट्टरता वाली बात करें। अगर मुस्लिम समाज पीड़ित है, अगर मुस्लिम समाज को सियासी और समाजी इंसाफ की ज़रूरत है और उसकी आवाज़ को अगर बुलंद किया जा रहा है, उसको अगर इंसाफ दिलाने की बात की जा रही है तो क्या कट्टरता हो जाती है? कट्टरता हो जाती है। और जो बैठ के मुजरिमों को पनाह दे रहे हैं, उनकी चापलूसियाँ कर रहे हैं, अपने मज़हब की बात को उठा रहे हैं, अपने मज़हब की बात को उठा के दूसरे मज़हबों को बुरा बोल रहे हैं, उसको क्या कहेंगे आप? उसको तो खुला खुला आतंकवाद कहना चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सारा काम क़ानून के दायरे में रह के, जमहूरियत के दायरे में रह के, जमहूरियत के तर्ज अमल के पूरे तकाज़ों को पूरा करते हुए सियासत करती है। सर खासदार साहब पे ये भी आरोप लग रहे हैं, सोशल मीडिया खगाल के देख लीजिए, आपके अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुए हैं तो टिकटॉक लेन देन होने की बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है कि बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन होने वाला है, मतलब किसी को गिराने के चक्कर में, किसी को उठाने के चक्कर में। ये बात तो कैसे देखते हैं आप? देखिए कौन लोग हैं ये? वही लोग हैं जो खसे नहीं बिल्ली खम्बा नोचे। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, जो कोई मैदान अमल में आएंगे नहीं जी। औरंगाबाद संभाजी नगर का इतना बड़ा आंदोलन चलेगा उसमें आएंगे नहीं, उसके नाम पे इतना बड़ा जुलूस जलसा निकलेगा उस पर आएंगे नहीं, पानी के लिए धरना आंदोलन चढ़ेगा उसके लिए आएंगे नहीं, रिजर्वेशन के लिए धरना आंदोलन चलेगा उस पर आएंगे नहीं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए धरना आंदोलन चढ़ेगा उस पर आएंगे नहीं, घर की 4 दीवारों में अपने बाल बच्चों को लेकर बैठेंगे, 200 रुपये का रिचार्ज मारेंगे और फका फक कुछ भी फेंकते बैठे रहेंगे। ऐसे लोगों के सवाल काहे को लाते हैं? मैदान अमल में कोई अगर पार्लियामेंटन है या कोई वाकई में पॉलिटिशियन है और उसका अगर सवाल सही है तो उसका जवाब भी देंगे। अब ये बेतुके सवाल जिनको नो कॉलेज नो नॉलेज, अच्छा, या ऐसे लोगों के सवाल है, क्या जवाब देंगे? सर एक बात ये भी बहुत गर्दिश कर रही है कि काफ़ी हमारा शहर में विकास के काम चल रहे हैं, जिसके अंदर जो महानगर पालिका की ओर से स्मार्ट सिटी फंड से पैसा आया है, रोड चल रहे हैं। खासदार साहब पे खुले आरोप लग रहे हैं, आप देख लीजिए आप कि भाई वो सरकार पैसा दे रही है, सरकार की अपना योजना है, सर खासदार साहब जाके रिबन काट रहे हैं। इसके ऊपर क्या बोलेंगे? हो गई अब बात। हाँ, आप इसका बहुत तफसीली जवाब मैं आज आपको दे देता हूँ। दे दीजिए। स्मार्ट सिटी का फंड बोले तो किसी के अब्बा की जागीर है क्या? क्या किसी ने अपने कपाट में से खोल के लगे स्मार्ट सिटी में रख दिया, उसमें से काम चढ़ा? ऐसे सवाल कर रहे हो। स्मार्ट सिटी का फंड कहाँ से आया? सरकार के पैसा। सरकार का पैसा। कौन सी सरकार का पैसा है? आवाम की जनता की सरकार। और किसकी सरकार? आवाम जनता की सरकार नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है। मालूम नहीं है? हमसे सीखते और हमको सिखाने की बातें करते लोग। सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है ये। 100 करोड़ रुपया जी, 1000 करोड़ रुपया औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट को स्मार्ट करने के लिए आया हुआ है, समझे? और स्टार्ट में जो रोडों की लिस्ट बनी, 29 रोडों की लिस्ट जी, तो जितने आमदार खासदार शिवसेना और सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जी, एक मुस्लिम एरिया का रोड नहीं डाले उन्होंने उसके अंदर। कहाँ है ये कुदिया मारने वाले जो बातें कर रही थी? तो मालूम है क्या कुछ? काला अक्षर भैंस बराबर। जब 29 रोडों की रास्तों की पहली लिस्ट निकली, उसके अंदर एक मुस्लिम एरिया का, माइनॉरिटी एरिया का रास्ता नहीं था। ये आरिफ हुसैनी तुम्हारे साथ बैठा, सामने बैठा हुआ है। हुकूमत महाराष्ट्र तक मैंने प्रोटोकॉल के इसके ऊपर पोर्टल पे कंप्लेन डाला सीएम के। मैं बोल रहा हूँ, मैं जी, सबूत देता आपको, है आपके पास? सबूत दे रहा हूँ। आप भोए साहब इंजीनियर को पूछ लो, मेरे को जवाब भेजे उन्होंने
कि बहुत जल्दी हम इसका डीपीआर तैयार करें और स्मार्ट सिटी के फंड के अंदर आपके डिमांड के ऊपर ये रोड लिया जाएगा बोल के। जो मैंने दमड़ी महल से लेकर तो चंपा चौक का रोड बनाया, क्या बात करेंगे जी? ये समझता कि ये लोग जो बात कर रहे तो नो कॉलेज नो नॉलेज लोगों ने वो सवाल नहीं करना। मैंने सीएम को कंप्लेन करा, मैंने मास्टर गवर्नमेंट को कंप्लेन करा, मैंने कई बार कमिश्नर को कंप्लेन करा, खासतौर से दमड़ी महल से चंपा चौक तक का रास्ता बनाने के लिए। जी जी। पहला माइनॉरिटी रोड और पहला मुस्लिम एरिया का अगर कोई रोड था जिसको हमने ये फंड के अंदर शामिल कराया, हमने शामिल कराया भाई मेहनत करके, उसका नाम है आरिफ हुसैनी। ये रोड बना चंपा चौक से यहाँ तक का। फिर उसके बाद इम्तियाज़ जलील साहब, फिर इसके बाद में नासिर सिद्दीकी साहब, सब ने इसका रिप्रेजेंटेशन करे और अपने मुस्लिम एरिया के अंदर कितने रोड बन सकते थे सब वहाँ से खींच के लाए। ये खींच के लाना पड़ता। मालूम है क्या कुछ टोटल रोड कितने बने? जब पहला पैकेज जब पहली लिस्ट निकली, दूसरी लिस्ट निकली, तीसरी लिस्ट निकली, तो ऐसी ऐसी जगह सत्ताधारी लोगों के, शिवसेना बीजेपी के लोग रास्ते बना रहे थे जहाँ रास्तों की जरूरत नहीं है और जहाँ रास्ते पूरे टूटे वहाँ बनाने को तैयार नहीं। इसके लिए लड़े हमने, इसलिए हम जाके वहाँ खड़े भी रहते, हम वहाँ रिबिन भी काटते, हम वहाँ दंदनाते भी फिरते, इसलिए कि हमने मेहनत करे हुए, हमने लोगों को राहत दिलाने का काम करे, हमने लोगों के रास्ते दुरुस्त करने का काम करे। वो आरोप ये है साहब कि जब खासदार साहब की निधि से उनके फंड से काम नहीं हुआ, सरकार का है, तो फिर आप ये बोलिए ना सरकार का है, सरकार ने ले गया, ऐसा आरोप लगते हैं। अरे भाई मेरी बात सुनिए, फिर प्रदीप जायसवाल साहब काय के इनॉग्रेशन कर रहे? बताइए मेरे को। अतुल सावे साहब उनके एरिया में काय के, वहाँ तो मुंह बंद हो जाता है ये लोगों का, ये एजेंटों का मुंह बंद हो जाता। उन्होंने भी तो उन्होंने औरंगपुर के रास्ते का स्मार्ट सिटी के फंड का उन्होंने इनॉग्रेशन करे, उनके जेब में पैसे होगा था क्या? क्योंकि उन्होंने वो रास्ता डाले हुए है, उन्होंने वो रास्ते की डिमांड करे तो रास्ता मंजूर करा के लिए, इसलिए इनॉग्रेशन करे। और रही बात जो एजी कंस्ट्रक्शन के हमारे असलम सेठ है, जी जी, उनसे पूछिए आप कि ये रास्ता किसने मंजूर करा के दिया, उनको कमिश्नर के पास बुला के वो जवाब देंगे आपको। लेकिन कोई भी आके खड़ा जाएगा ऐसा वैसा यूँ त्यों करेंगे, इसका क्या जवाब देना? हमने किसका जवाब देना, बोलो ना। तो लोगों साहब खुला कह रहे हैं कि भाई हलवाई की दुकान पे दादा इनके फातिया। अरे भाई ये तो वो लोग हैं जिनको जलेबी भी नसीब नहीं होती, गुड़ भी नसीब नहीं होता, वो तो कुछ भी बातें करेंगे। वो जिनको नसीब, काला अक्षर मैं बोल दिया ना, नो कॉलेज नो नॉलेज। जिसने कॉलेज ही नहीं देखा उसको क्या नॉलेज रहेगा? अब मैं पूरी डिटेल आपको बता रहा हूँ। कराड़ साहब आके ओपनिंग कर रहे हैं, कभी अतुल सावे साहब ओपनिंग कर रहे हैं, तो कई प्रदीप जायसवाल साहब ओपनिंग कर रहे थे। क्यों कर रहे? इसीलिए इम्तियाज़ जलील साहब भी करेंगे, जितने रास्ते की उन्होंने मंजूरी ली है उन्होंने वहाँ की ओपनिंग करेंगे। ये कोल्टनवाड़ी का रोड जो बना जी, हरसुल का, अच्छा, कमिश्नर साहब से पूछिए आप किसके बोलने पे करे उन्होंने, और वो रोड को मंजूरी दिए। खासदार साहब की कोशिश है इसके अंदर। मैं क्या बता रहा हूँ फिर आपको, यही बातें हैं हकीकत। अब ये कहेंगे कोई, अब बात करने को तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकता। अब जिनको सियासत में जिंदा ही रहना, इनको पूछता ही नहीं, तो वो इम्तियाज़ साहब का नाम लेते, इमाम का नाम लेते। क्यों? तो इनका नाम नहीं लेंगे तो उनको पूछ रहा कौन? कोई चाय भी नहीं पिलाएंगा उनको। तो बेचारे अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ भी बेतुके सवाल करते रहते। लेकिन यह हकीकत मैंने आपको बता दिया कि स्मार्ट सिटी का फंड बोले तो आसमान पे से नहीं उतरता हो। 1000 करोड़ रुपए आया था, सुन लो कान खोल के, मालूम नहीं खाली स्मार्ट सिटी कूदिया मार ले रहे, मालूम है क्या कुछ? 1000 करोड़ रुपया पूरे औरंगाबाद शहर को डेवलप करने के लिए आया। सुन लीजिए, अच्छा। जिसमें स्कूलों को भी स्मार्ट बनाया गया जी, जिसके अंदर जू भी बनाया जा रहा है, जिसके अंदर रास्तों की दुरुस्ती की जा रही है। ये 1000 करोड़ रुपए के अंदर सारे काम किए जा रहे। 1.3 के अंदर MSCB के भी काम होना। मालूमात है क्या कुछ? गाजर मालूमात केंद्र में तो केंद्र में बीजेपी सरकार है ना, वो तो फंड उनका आ रहा है। फिर देखिए नरेंद्र मोदी साहब जब प्रधानमंत्री बने थे जी, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर 100 सीटों को स्मार्ट बनाने का उन्होंने लक्ष्य लिया था। जी, किन्होंने लिया था? मोदी जी। हाँ। अब डिस्ट्रिक्ट कितने पूछो ये सवाल इनसे। अभी मैं तो बहुत सवाल करने वाला हूँ। अब ये जीतते हुए कूद रहे नहीं है, ऐसा लेने वाला उनको आड़े हाथों से मैं, तो ये मालूमात नहीं है। अब मेरी मालूमात देंगे, अब इसके ऊपर ही शुरू हो जाएगा अलिफ बे ते से। तो पूरे हिंदुस्तान से 100 सीटों को स्मार्ट बनाने का बेड़ा उन्होंने लिया था। 100 जिलों को, मतलब 100 जिलों को, 100 डिस्ट्रिक्ट को। उसके अंदर औरंगाबाद था। अच्छा। अब उसके अंदर औरंगाबाद जो था, तो अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो खैरे साहब ने लाया था, ये तो दाड़ा साहब ने लाए थे, अभी पुरानों के भी नाम आते। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तजवीज़ थी और मोदी साहब ने तय करा तो उनके जेब से नहीं करे जी। जो तुम्हारा हमारा पैसा जाता सेंट्रल, आप पूरा टैक्स भरते, मैं पूरा टैक्स भरता, सब लोग अपना टैक्स भरते, ये टैक्स के पैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पेट्रोल के नाम है, पेट्रोल के आधार पर टैक्स भरते। ऐसे कई चीज़ें जैसे हमारा टैक्स को पैसा जाता जी जी। आपने वो 1000 करोड़ रुपया भेजा। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए ऑफिसर जी, ये सिर्फ ठहराविक एरियो के अंदर रास्ते बनाने का काम कर रहे थे।
मतलब तासुब परस्त। तासुब परस्ती कर रहे थे, उनसे लड़के, उनसे डट के, उनसे छीन के रास्ते हमने लाए हुए। इसलिए हम बड़ी शान से जाते, आप दादा की फातिहा बोलो, आपके अम्मा की फातिहा बोलो, कि आपके अब्बा की फातिहा बोलो, लेकिन मीठा तो हम ही खाएंगे, खाइए मीठा तो हम ही खाएंगे। तो साहब अकेले कहीं खिलेंगे भी? अरे भाई, जब हमने मेहनत करके लेके आए तो खाएंगे हम। आप देख के तरसो, आपके हिस्से में तरस ना आए हो तरस ना आए। 4 दाने मिलेंगे कि नहीं और लोगों को? नहीं, मेरे तो कहाँ से मिलेंगे, उनको तो बेचारों को झूठा भी नहीं मिलेगा। ऐसा एक फिर राजनीति पे आ जाते हैं। आखिर सवाल ये कि साहब औरंगाबाद के अंदर, मैं एहतियातन नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि एक गलत फहमी फैल जाती है, औरंगाबाद के अंदर ऐसा देखने में आ रहा है कि अगर कुछ उलट फिर हो सकता है तो इमाम को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और इम्तियाज़ साहब जो खड़े रहने वाले हैं, चाहे पूर्व से सुनने में आ रहा है, कभी सेल्टा सुनने में आ रहा है, ये तो हमें भी पता नहीं है, लेकिन अफवाह का बाजार गर्म है और इम्तियाज़ साहब को आपकी बार बहुत ज़्यादा खतरे में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इम्तियाज़ जलील साहब कोई ख़तरे में नहीं है। इम्तियाज़ जलील साहब को कोई खौफ नहीं है। खौफ उन लोगों को है जिनके मकसद पूरे नहीं हो रहे और जो ऐसे बयानबाजियाँ दे रहे हैं। आशिक़ रसूल बोल के जी, अगर पूरे माशरे से कोई शख्सियत सामने उतरी है, सामने उभरी है, उस शख्सियत का नाम है सैयद इम्तियाज़ जलील। राम मंदिर के इशूज़ के टाइम पर बड़ी तबाही से अगर बचाने के लिए कौम और मिलत को कोई सामने आया है तो उस शख्सियत का नाम है इम्तियाज़ जलील। फिर आशिक़ रसूल बन के गुस्ताख़ रसूल को, उस हर्राफा को, इस मुक़द्दस सरज़मीन से पैर रखने से वापस पलटा के हकालने वाला उस शख्सियत का नाम, तस्लीमा नसरीन को, उस शख्सियत का नाम अगर है तो वह है इम्तियाज़ जलील। और मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले, औरंगाबाद से लेकर तो मुंबई तक अगर कोई रैली लेके और आंदोलन किसी ने छेड़ा तो उस शख्सियत का नाम है इम्तियाज़ जलील। अगर हम माइनॉरिटीज़ के दबे हुए कुचले हुए लोगों की, माइनॉरिटीज़ की और मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की धंगर समझ के अगर बात उठा रहे, कौन सा गुनाह कर रहे हैं? तो किसके सीनों पे सांप लौट रहे? और जिनके सीने पर सांप लौट रहे, 100 पन्ना छोटों को तरस जाएंगे। जो आशिक़ रसूल, सच्चा आशिक़ रसूल है, जो वाकई में मुसलमानों के दिलों की तर्जुमानी कर रहा है, इम्तियाज़ जलील साहब, मेरे को बताओ ऐसा कौन सा मुसलमान होगा जो उनसे बैर करेगा? कौन सा मुसलमान होंगे जो एक वोट उनके हक़ में नहीं डालेंगे? और क्यों नहीं डालेंगे? और जितने लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनका अमल क्या है बताइए ना। ये तो मैदान अमल में आपके सामने, एक बार नहीं, 2 बार, 2 बार नहीं, 10 बार। हर बार जब भी आजमाइश का दौर आया तो सबसे सामने मर्द मुजाहिद बोल के अगर कोई सामने आया तो इम्तियाज़ जलील साहब आए, और लोगों ने उनकी क़यादत के ऊपर एतमाद करके हज़ारों लाखों लोग उनके पीछे आए। दूसरे खाने खिला के पैसे दे के लाए तो लोग नहीं आते। क्या वजह इम्तियाज़ जलील साहब के बुलाने पे आ रहे? लोगों को अपना जहन, अपना दिमाग नहीं है क्या? मालूम है कि सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, मालूम है कि इम्तियाज़ जलील साहब हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, मालूम है कि दिलों की तर्जुमानी कर रहे हैं, मालूम है कि हक़ और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, मालूम है कि इससे कौम को और मिल्लत को राहत मिलने वाली है, इसलिए लोग आके जुड़ते। वरना हमने देखे कि लोग पानी की बाटल, खाने की बाटल और 500 की नोट के साथ भी नहीं आते। लोग देख रहे होंगे आप, खाने का नाम लेके बुला रहे भी तो नहीं आ रहे, लोग सर दावत रख के बुला रहे भी तो नहीं आ रहे, पैसे दे रहे भी तो नहीं आ रहे। एक सवाल मैं और मैं इशारों में ले रहा हूँ, अगर बहुत बड़ी बगावत हो जाती है कैसे रोक पाएंगे फिर आप? कहाँ बगावत है? देखिए, तंजीम से बड़ा कोई सूरमा नहीं है, मस्जिद से बड़ा कोई सूरमा नहीं है। अगर कोई बागी बनने को जाएगा तो ज़िंदगी भर कमरे में बैठ के रोएंगा कि मैंने कौन सी बड़ी गलती कर दिया, फाश बोल के। किसी को ये गलत फहमी नहीं होना चाहिए कि मैं तंजीम और तहरीक से बड़ा हो गया, बल्कि और जिस दिन किसी को गलत फहमी हो जाएंगे, चाहे मैं रहो या आप रहो, कि मैं तंजीम से और तहरीक से बड़ा है, मेरी नज़र में वो सिफर है, 0 है। फिर भी सर आने वाले वक्तों के अंदर कोई एक पैगाम, ऐसा पैगाम क्योंकि लोग चाहे साहब कि इत्तेहाद हो जाए, आपस में कपड़े ना फटे, उसके लिए कोई आपकी तरफ से कुछ? देखिए, मैं ख़ास तौर से शहर औरंगाबाद के और महाराष्ट्र के मुसलमानों से ख़ास तौर से अपील करूँगा कि ये वक्त आपके इम्तिहान का वक्त है। लोग आपको देख रहे हैं कि आप क्या सियासी फैसला करने वाले, लोग ये देख रहे हैं कि आप कैसे रहनुमाओं के पीछे खड़े रहने वाले, और बनावटी बातों में किसी की मत आओ, और ज़ाती मफाद परस्तों के पीछे तो ख़तई मत जाओ। जो वक्तिया तौर पर आते हैं, 5 साल को 5 साल अपनी सौदेबाज़ियाँ करते और कौम और मिलत को किस्मत के हवाले छोड़ के चल जाते, खुदा ऐसे लोगों से परहेज़ करो और सियासी इत्तेहाद को मजबूती से थामे रखो। और मैं औरंगाबाद के शहर की अवाम को 10-10 बार उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर पूरे इत्तेहाद के साथ में, इत्तेहाद बिखरा ही नहीं, पूरे इत्तेहाद के साथ में वोट दिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में। और इंशाअल्लाह इस असेंबली इलेक्शन में भी आप देख लेंगे, बड़ी मुश्किल से 100 पन्ना वोट भी नहीं फूटेंगे, पूरे वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ आई। सर एक ये अभी जैसा असद साहब का बयान आया था कि मैं महाविकास आघाड़ी के साथ जाने को तैयार है, साहब अगर उन्होंने बोलेगा कम सीट लो, कोई बात होती है ना, तो फिर आप जाने को तैयार हैं? वो तय हमारे इम्तियाज़ जलील साहब बैठ के करेंगे।
हमारे रियासती सदर इम्तियाज़ जलील साहब करेंगे। कहाँ कहाँ आप ज़रूर प्रवक्ता है, आपकी क्या सोच है? नहीं, मेरी सोच थोड़ी है, लेकिन फैसला मैं नहीं कर सकता ना। मेरी सोच तो बिल्कुल अच्छी पहल करे हुए होना चाहिए। सेकुलर वोट एक जगह आना चाहिए, उसकी पहल हमारे इम्तियाज़ जलील साहब और हमारे सदर मोहतरम कर भी रहे हैं। देखिए बात क्या है मालूम क्या कि आप दिखा रहे कि आप भी बात कर रहे बल्कि, लेकिन आप उतनी संजीदगी नहीं दिखा रहे। जैसा आपने कहा कि अब तो वक्त आ गया, उम्मीदवार डिक्लेयर कर दो। हाँ, बिल्कुल। अरे भाई ये बातचीत चल रही तो कैसा डिक्लेयर करना बताइए ना आप। तो कांग्रेस हो गई, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो गई, आघाड़ी इंडिया अलायंस जितना भी है, इनकी भी ये ज़रूरत है कि अगर आप वाकई में 13% से 14% मुसलमान महाराष्ट्र के अंदर है जी, अगर आपको ये समाज साथ में चाहिए, समाज का वोट चाहिए, दलित समाज भी है महाराष्ट्र के अंदर, जी, ये सेकुलर वोटों को आपको यकजा करना पड़ेगा। आप किसी भ्रम में मत रहो कि आप सूरमा और तीस मारा खाए सियासत के अंदर। आपको सारे समाजों को इंसाफ सियासी देना पड़ेगा और बिल्कुल सम्मान के साथ में सबसे बात करना पड़ेगी, बाइज्जत तरीके से एहतराम के साथ में बात करना पड़ेगी और सारी सीटों का अध्ययन करना पड़ेगा। कोई जिद हटदर्मी इसमें होने वाली नहीं। हमारी खुद पहल है कि फाशिस्ट ताकतें रुक जाए, जो कम्युनल ताकतें हैं वो सत्ता में आने से रुक जाए, तो हम अपना दामन कितना भी छोटा कर सकते हैं। लेकिन हाँ कर सकते, कंप्रोमाइज करेंगे मतलब। इंशाल्लाह क्यों नहीं होऊंगा, लेकिन आप फराक दिली का मुजाहरा तो करो, एक कदम बढ़ा के तो बताओ। साहब औरंगाबाद में आपके राष्ट्रवादी की, शिवसेना के, कांग्रेस के नेता है, मैं खुल के करूँ और आपके बड़े ताल्लुकात अच्छे, ये हफ्ते में बातचीत हुई क्या है साहब? आप बहुत वक्त नहीं लगा है। नहीं, जो हमारे मुलाकाती लोग हैं वो ये फैसले नहीं कर सकते। नहीं, कब से बातचीत तो हुई होगी? बातचीत होती बिल्कुल। कल ही हमारे उनका नजरिया क्या है? कल ही यूसुफ साहब हमारे कांग्रेस के लीडर मिले थे, कल ही हमारी उनसे बातचीत हुई। उनका भी नजरिया है, जी होना हाँ, चाहिए। हमारे ये इनके अजीम इनकलाब साहब का इंतकाल हुआ मौता में, मौता के बाद हमारी उनसे बातचीत हुई। अच्छा। तो उन्होंने बोला बातचीत अच्छे मौसम में चल रही है, हो सकता है कुछ ना कुछ नतीजा निकल जाएंगे। तो ऐसे रुझानात मिलते हैं। मतलब वो भी चाह रहे कि हो जाना। हाँ हाँ, बिल्कुल चाह रहे, बिल्कुल चाह रहे। देखिए इस तरह से आरिफ हुसैन साहब जो इमाम के बेबाक प्रवक्ता है, उनसे हमारी मुलाकात हुई। काफ़ी लोगों का इसरार था कि भाई नए हालात में ज़रा गुफ्तगू कर ली जाए, सियासी गुफ्तगू। वो गुफ्तगू आपके सामने है। काफ़ी सवालात जो तीखे थे और बड़े कड़वे थे वो हमने इनके सामने किए हैं, और तमाम हमारे सवाल और इनके जवाब ये जनता की अदालत में। अब आपको तय करना है कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। बहरहाल जो आज औरंगाबाद में चर्चाएँ चल रही है कि जो आज एमआईएम को बी टीम बोल रहे हैं, आज असद साहब का फिर एक बार बयान आया है कि मैं आने को तैयार हूँ, मैं आने को तैयार हूँ। अब ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है। और ये बात तो तय है साहब कि आज औरंगाबाद, पूरे महाराष्ट्र का मुसलमान बेदार हो चुका है। अब किसी को आके आप ये नहीं बता सकते कि बी टीम है, सी टीम है। आपको मैदान में आके बात करना पड़ेगी, बहुत सी बातें सामने लाना पड़ेंगी, प्रेस से बात करना पड़ेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कि मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ। हम जनता के बीच में घूमते हैं, चौथे स्तंभ के सिपाही हैं, और हमारा भी काम है कि जनता के हित में, हमारे राष्ट्र के हित में, एकता के लिए हम कुछ कर सके। ये हमारी भी जवाबदारी है, करके हम इतनी तड़प के साथ कह रहे हैं। वरना हम किसके दलाल नहीं हैं, किसके बिके हुए नहीं हैं। इसलिए आपको कह रहे हैं कि आप मुसलमानों को बेवकूफ़ बना नहीं सकते। अगर आप बेवकूफ़ बनाएंगे तो फिर वो जवाब आपको मिलेगा, हम तो डूबे सनम, आपको भी डूब बनेंगे। ये बात होने ही वाली है, ये आप बॉन्ड पेपर पे लिख के रख लीजिए। बहरहाल ये तमाम बातें जनता की गर्दिश कर रही थी, जो आपके सामने हमने रख चुके हैं। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।